नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस विशेष कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। खबर दुनिया की यानी हफ्ते भर में दुनिया की सभी अहम खबरें लेकर हम हाजिर हैं। अगले आधे घंटे में खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, कूटनीति की, सामाजिक उथल पुथल की और झांकी होगी फिल्म, संगीत और कला जगत की। लेकिन सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। परमाणु गतिविधियों को सीमित किए जाने के बाद ईरान पर लगे प्रतिबंध हटे। दुनिया भर के बैंकों में रखे अपने अरबों डॉलर्स को फिर से हासिल कर सकेगा ईरान। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने बताया ईरान की गौरवशाली जीत। ताइवान ने चुनी पहली महिला राष्ट्रपति। आजादी समर्थक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने चीन समर्थक क्वामिंतांग पार्टी को दी करारी शिकस्त। इंडोनेशिया में आईएस के आतंकियों ने बड़े हमलों के साथ दी दस्तक। अफगानिस्तान में शांति बहाली के प्रयासों पर तालिबान का हमला। क्वेटा और जलालाबाद में विस्फोट। इराक का बगदाद भी धमाकों से दहला। बुर्किना फासो में आतंकी हमला, 23 की मौत, 3 हमलावर ढेर, 126 बंधक मुक्त। सोमालिया में अल शबाब ने अफ्रीकी संघ के सैन्य ठिकाने पर किया कब्जा। 60 से अधिक सैनिकों को मारने का दावा। मौत के मुंह से बचकर निकली ड्रग्स तस्करी की दोषी मैरी जैन वेलोसो ने इंडोनेशिया की जेल में मनाया अपना 31वां जन्मदिन। एक महिला द्वारा वेलोसो के बेगुनाह बताए जाने पर अंतिम क्षणों पर टली थी सजा। और सबसे पहले रुख करते हैं एशिया का। एशिया से बड़ी खबर यह है कि प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ हुए परमाणु समझौते के लागू होने के बाद ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी रखने वाली एजेंसी IAEA ने वियना में एक बैठक में इस बात की पुष्टि की थी कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को धीमा करने का वादा पूरा किया है। प्रतिबंध हटने के बाद दुनिया भर के बैंकों में रखे अपने अरबों डॉलर को ईरान द्वारा दोबारा हासिल किया जा सकता है, जो कि प्रतिबंध लगने के बाद उन बैंकों ने फ्रीज कर लिए थे। इसके अलावा ईरान अपने तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सकेगा। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इसे ईरान के लिए एक गौरवशाली जीत बताया है। ईरान के लिए प्रतिबंधों का हटना बड़ी राहत की खबर है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अमेरिका के साथ राजनयिक संबंधों के सामान्य होने का आकलन करना जल्दबाजी होगी। तो अमेरिका के ईरान के साथ रिश्तों में तल्खी, जो 6 दशक से ज्यादा पुरानी है, क्या ये कम हो पाएगी? प्रतिबंध हटने के अलावा पिछले हफ्ते एक और घटना घटी जिससे लगता है कि दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत हो सकती है। बदलते परिदृश्य में अमेरिका के एक समुद्री जहाज ने ईरान की समुद्रीय सीमा में प्रवेश किया तो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी 10 नाविकों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस बार अमेरिका और ईरान के पारंपरिक रिश्तों की कड़वाहट की मौजूदगी थोड़ी कम रही जो पहले हुआ करती थी। मामले पर अमेरिका ने तुरंत गलती के लिए माफी मांग ली और ईरान ने सभी नाविकों को रिहा कर दिया। ये घटना दोनों देशों के बीच के रिश्ते के नए दौर में प्रवेश करने की ओर इशारा करती है, जिस पर पिछले 60 सालों से शक, जासूसी, धमकी की चादर चढ़ी हुई थी। ईरान और अमेरिका के बीच तल्ख रिश्तों की शुरुआत उस वक्त हुई जब 1953 में अमेरिका ने ईरान की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया। प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक तेल कंपनियों के राष्ट्रीयकरण की योजना बना रहे थे। 1979 में ईरान इस्लामिक राष्ट्र घोषित हुआ। आंदोलन के दौरान अमेरिका शाह मोहम्मद रजा पहलवी के साथ खड़ा रहा है, जिसके प्रतिरोध में छात्रों के एक समूह ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास को बंधक बना लिया। 1981 में 444 दिन की कैद के बाद 52 बंधकों को आखिरकार रिहा करना पड़ा। 1988 में अमेरिका ने मक्का जा रहे एक यात्री विमान को मार गिराया, जिसमें 290 लोगों की मौत हो गई। ईरान ने अमेरिका पर बर्बर होने का आरोप लगाया। 2002 में रिश्तों में और कड़वाहट आ गई जब राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने उत्तर कोरिया के साथ ईरान को भी बुराई की धुरी कह उसकी निंदा की। Iran aggressively pursues these weapons and exports terror. इस दौरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान पर कई बार आर्थिक प्रतिबंध लगे, जिसके चलते उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। 2010 में राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 9/11 के हमले को खुद अमेरिका की साजिश करार दिया तो वो भड़क उठा और इसे घिनौना और भड़काऊ बताया। 2013 में रिश्तों का नया आगाज हुआ जब हसन रूहानी ने ईरान की सत्ता संभाली।
उन्होंने बराक ओबामा को फोन कर परमाणु विवाद को सुलझाने का भरोसा दिलाया। आखिरकार दोनों देशों ने पिछले साल इस मामले को सुलझा ही लिया। फिर भी रिश्तों में पेचीदगी आज भी बरकरार है, लेकिन हाल की घटना में दोनों का लचीला रुख बताता है कि नए दौर का आगाज हो चुका है और जो क्षेत्र की स्थिरता के लिए काफी अहम होगा। तो आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच संबंधों में सुधार देखा जा सकता है। तो वहीं ताइवान में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की आजादी समर्थक उम्मीदवार साई इंग-वन ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। चीन के साथ नजदीकी रिश्तों की पैरोकार सत्तारूढ़ कुओमिंतांग पार्टी को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। इस हफ्ते एशिया के कई देश आतंकियों के निशाने पर रहे। अफगानिस्तान में जहां एक और तालिबान से निपटने के तरीकों पर पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के साथ चर्चा हुई, तो वहीं जलालाबाद से आत्मघाती हमले की खबर आई। यही नहीं, इराक, पाकिस्तान के साथ साथ इंडोनेशिया में भी कई इलाके आतंकी हमलों से दहल उठे। इस हफ्ते इंडोनेशिया से लेकर इराक तक बम धमाकों की गूंज सुनाई दी। गुरुवार को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता आतंकी हमलों से दहल उठी। संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर, एक सिनेमा घर और एक कैफे को निशाना बनाया गया। हमले में 2 नागरिक मारे गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा कर्मियों ने 5 हमलावरों को ढेर कर दिया। सुरक्षा कर्मियों की तत्परता के चलते दहशतगर्दों के बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने के मंसूबे पर पानी फिर गया। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली। इंडोनेशिया में इस तरह का हमला कोई नया नहीं था, पहले भी वो ऐसे हमलों से लहूलुहान हो चुका है। अल-कायदा और जेमा इस्लामी के गठजोड़ ने 21वीं सदी के शुरुआती सालों में कई बड़े हमले कर पर्यटन स्थल, रेस्टोरेंट, व्यावसायिक केंद्रों को निशाना बनाया। सबसे भीषण हमला 2002 में बाली के पर्यटन स्थल पर हुआ, जिसमें 202 लोग मारे गए और करीब 250 लोग घायल हुए। हमले के 3 दोषियों को सजाए मौत भी दी गई। जकार्ता हमलों से एक दिन पहले आतंकियों ने पाकिस्तान के क्वेटा शहर में पोलियो ड्रॉप पिलाने वाले केंद्र पर हमला बोल दिया। हमले में 15 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर सुरक्षा कर्मी शामिल थे, जो इस केंद्र की सुरक्षा के लिए तैनात थे। टीकाकरण को चरमपंथी पाकिस्तानी बच्चों को नपुंसक बनाने का पश्चिमी देशों का षड्यंत्र मानते हैं, लिहाजा इस कार्यक्रम को गाहे बगाहे निशाना बनाते रहे हैं। उधर पड़ोसी देश अफगानिस्तान में एक आत्मघाती हमलावर ने जलालाबाद स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के पास खुद को उड़ा लिया। ये धमाका ऐसे समय में हुआ जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक बार फिर करीब आ रहे हैं। इस बीच अफगानिस्तान में पिछले 15 सालों से जारी खून खराबे पर विराम लगाने का हल निकालने के लिए काबुल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई। खबर है कि तालिबान से निपटने में पाकिस्तान ने सभी तरह के सहयोग का भरोसा दिलाया है। बुधवार को ही इराक की राजधानी बगदाद के शिया बाहुल्य इलाके में एक भीषण ट्रक बम विस्फोट हुआ, जिसमें 67 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य 89 लोग घायल हो गए। हमारे पिछले कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि कैसे सीरिया के मदाया शहर में लोग भूखमरी के कगार पर हैं। बच्चे मिट्टी और घास खाने पर मजबूर हैं। 3 महीने तक भूखमरी से जूझने के बाद आखिरकार सीरियाई शहर मदाया को मानवीय मदद पहुंचनी शुरू हो गई है। भूखमरी की खबरें आने के बाद संयुक्त राष्ट्र की तरफ से राहत सामग्री मदाया पहुंची और मदाया पर सुरक्षा परिषद की अहम बैठक हुई, जिसमें सीरिया के 4 लाख लोगों के डर के माहौल में रहने को लेकर चर्चा हुई। अरब स्प्रिंग यानी अरब बसंत क्रांति के 5 साल पूरे हो रहे हैं। 2011 में ट्यूनीशिया से शुरू हुई अरब बसंत की क्रांति मिस्र, सीरिया, लीबिया, यमन और कई दूसरे अरब देशों तक फैली और अरब क्रांति कहलाई। लेकिन 5 साल बीतने के बाद इनमें से सिर्फ ट्यूनीशिया को ही सफल प्रयोग माना जा सकता है, जहां लोकतंत्र को जगह मिली। इस ठेले से निकली आग की चिंगारी ने एक फल विक्रेता की सिर्फ जान ही नहीं ली, बल्कि ट्यूनीशिया समेत कई अरब देशों में बदलाव की आग भड़का दी। पुलिसिया अत्याचार से तंग आकर मोहम्मद बौअजीजी ने जब आत्महत्या की तो पूरा देश सड़कों पर निकल आया। लंबे समय से सत्ता से चिपके रहने वाले ज़ैनुल आबदीन बिन अली के खिलाफ पूरा देश उबाल खाने लगा। सत्ता परिवर्तन की मांग होने लगी। इस आंदोलन को अरब स्प्रिंग यानी अरब वसंत क्रांति कहा गया। बहरहाल बढ़ते जनदबाव के बीच ज़ैनुल आबदीन को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब उसकी जगह एक लोकतांत्रिक सरकार ने ले ली है। अरब क्रांति की चिंगारी ने जल्द ही पड़ोसी देश लीबिया को भी अपने चपेट में ले लिया, जहां लंबे समय से शासन कर रहे मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ बगावत फूट पड़ी। 2011 में गद्दाफी को सत्ता से बेदखल करने के बाद मार दिया गया।
तब से देश लगातार गृहयुद्ध और राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है। मिस्र में हुस्ने मुबारक को सत्ता से हाथ धोना पड़ा तो हालात और बिगड़ गए। फौज ने मुबारक के उत्तराधिकारी मोहम्मद मुर्सी का तख्ता पलट कर दिया। मुर्सी स्वतंत्र रूप से चुने जाने वाले देश के पहले नागरिक राष्ट्रपति थे। अल-सीसी ने देश की बागडोर संभाली। हजारों कत्ल किए गए तो सैकड़ों को जेल में ठूस दिया गया। मौके का पूरा फायदा उठाते हुए आतंकी संगठन IS ने पैर पसार लिए हैं। गृहयुद्ध की आग में धधकता यमन भी उसी वसंत क्रांति का शिकार है। लंबे समय से सत्ता पर काबिज अब्दुल्ला साले के खिलाफ जन आक्रोश भड़का तो उन्हें जाना पड़ा। सत्ता तो बदली लेकिन हालात नहीं बदले। देश के उत्तरी हिस्से में हौती विद्रोहियों ने सिर उठाया तो साले के उत्तराधिकारी को देश छोड़कर भागना पड़ा। नागरिकों को बचाने के नाम पर सऊदी अरब ने यमन में हमला बोल दिया। हालात बेहद खौफनाक हैं। सीरिया में अरब क्रांति का परिणाम सबसे ज्यादा निराशाजनक रहा। असद के खिलाफ शुरू होने वाला आंदोलन खौफनाक गृह युद्ध में तब्दील हो गया। इस युद्ध में अब तक लाखों लोग मारे जा चुके हैं तो लाखों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। एक तरफ IS आतंकियों का जुल्म है तो दूसरी तरफ पश्चिमी देशों और रूस के दंदनाते लड़ाकू विमान हालात को दिन प्रतिदिन दुश्वार बनाते जा रहे हैं। वसंत क्रांति से गुजरने वाले देशों की स्थिति यही बताती है कि ट्यूनीशिया छोड़ बाकी देशों के लिए यह आंदोलन घाटे का सौदा साबित हुआ है। तो इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या ऐसे आंदोलन अरब देशों को सूट नहीं करते। बच्चों तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाने के लिए प्रशासन किस हद तक जा सकता है, इसका अनुपम उदाहरण पेश करता है जापान के होकाइडो द्वीप का ये गांव, जहां सिर्फ एक छात्रा को कॉलेज तक पहुंचाने के लिए हर रोज चलाई जाती है एक ट्रेन। सुबह के करीब 7 बजे हैं। लगातार गिर रही बर्फ के बीच काना हराड़ा रोज की तरह स्टेशन पर खड़ी उस ट्रेन का इंतजार कर रही है जिसकी वो इकलौती मुसाफिर है। स्टेशन होकाइडो द्वीप कामी शिराताकी गांव में स्थित है। गांव की कम होती आबादी के साथ यात्रियों की संख्या भी घटती गई, लिहाजा प्रशासन ने इस रेल सेवा को बंद करने का फैसला कर लिया। तभी उसकी निगाह अपने उस एकमात्र यात्री पर पड़ी जिसके ग्रेजुएशन के 3 साल बाकी थे। तब से अब तक हर दिन उसे ट्रेन लेने और छोड़ने जाती है। लेकिन हराड़ा की मार्च में पढ़ाई पूरी हो जाएगी और 26 मार्च से इस सेवा को बंद कर दिया जाएगा। इस खबर को सुनकर हराड़ा काफी उदास है। मैं पिछले 3 वर्षों से यहाँ से ट्रेन से सफर कर रही हूँ और इस स्टेशन से मेरा गहरा लगाव रहा है। मैं इसे अब बहुत मिस करूंगी। स्थानीय लोगों की मदद से 1955 में इस स्टेशन को स्थापित किया गया था। मकसद था इस सुदूर इलाके के बच्चों को स्कूल भेजना। बच्चे तालीम हासिल करने के बाद शहरों में बस गए। लंबे समय तक शिक्षा का सहारा रही इस ट्रेन के बंद होने का मलाल स्थानीय लोगों में भी देखा जा रहा है। स्टेशन पर कम होती भीड़ के चलते हराड़ा को 3 साल सेवाएं देने के बाद रेल प्रशासन अपनी सेवाएं बंद कर देगा और हराड़ा जिंदगी को नई पहचान देने के लिए शहरों की भीड़ का एक हिस्सा बनने की कोशिश करेगी। मंजिल की तलाश में उनकी जिंदगी की गाड़ी दौड़ेगी तो उधर अब तक हजारों को मंजिल तक पहुंचा चुकी गाड़ी हमेशा के लिए रुक जाएगी। और अब खबरें अफ्रीका से, जहां आतंकियों ने कहर बरपा रखा है। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो की राजधानी ओगाडुगु में हुए आतंकी हमले में 23 लोगों की मौत हो गई है। आतंकियों ने एक होटल में लोगों को बंधक बना लिया। होटल में ज्यादातर संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी और विदेशी थे। 126 बंधकों को रिहा करा लिया गया है। हमले के पीछे अलकायदा का हाथ बताया जा रहा है। 2014 से ही ये देश राजनीतिक संकट से दो चार हो रहा है। अल-शबाब के आतंकियों ने सोमालिया के अफ्रीकी संघ के सैन्य ठिकाने पर कब्जा करने का दावा किया है। अल-शबाब ने पूरे शिविर को नियंत्रण में करने के बाद कीनिया के 60 से अधिक सैनिकों को मारने का दावा भी किया है। कीनिया की सेना के मुताबिक हमला सूर्योदय से पहले हुआ और कई घंटों तक लड़ाई जारी रही। हालांकि सेना ने हताहतों का कोई ब्यौरा देने से इनकार कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पश्चिमी अफ्रीका को इबोला मुक्त घोषित करने के कुछ ही घंटे बाद सिएरा लियोन में इबोला से एक मौत की पुष्टि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तब किसी देश को इबोला मुक्त घोषित करता है जब 42 दिन तक संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आता। बीते साल 7 नवंबर को सिएरा लियोन को इबोला मुक्त घोषित किया गया था।
तो सिएरा लियोन में इबोला की चुनौती है अभी भी बरकरार और अमेरिका में राष्ट्रपति ओबामा के सामने भी हैं कई चुनौतियां। खबरें अमेरिका से। बराक ओबामा अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति हैं। अपनी दूसरी पारी के कार्यकाल के आखिरी स्टेट ऑफ यूनियन संबोधन में ओबामा ने देश को जहां ये एहसास दिलाया कि अमेरिका विश्व की महाशक्ति है, तो वहीं आतंकवाद का डटकर सामना करने की प्रतिबद्धता भी जताई। At this defining moment, change has come to America. 7 साल पहले देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का पद संभालते हुए बराक ओबामा के संबोधन ने अमेरिकी नागरिकों के दिल को छू लिया था। उनमें जोश भर दिया था, बेहतर भविष्य के सपनों की उम्मीद जगाई थी, क्योंकि उस समय अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में थी, उद्योग बंद हो रहे थे, बेरोजगारी चरम पर थी। ऐसे में ओबामा के शब्दों यस वी कैन में हालात से लड़ने का दृढ़ निश्चय था। 7 साल बाद अपने आखिरी स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में भी ओबामा इसी उम्मीद की बात करते नजर आए। ओबामा ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा में सुधार यानी अफोर्डेबल केयर एक्ट 2010, जो ओबामा केयर कहलाने लगा, वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म बिल, अमेरिकन रिकवरी एंड रीइन्वेस्टमेंट एक्ट, $787 बिलियन के स्टिमुलस जैसे तमाम कदमों से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में काफी मदद मिली। ओबामा के अनुसार पिछले 22 महीनों में 30 लाख नौकरियां उपलब्ध हुई हैं। 9/11 के बाद से ही आतंकवाद अमेरिका के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। आतंकवाद से लड़ाई में उसामा बिन लादेन की मौत, इराक युद्ध की समाप्ति ओबामा की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। लेकिन वहीं मध्य एशिया के मौजूदा हालात, ईरान, सीरिया, यमन की चुनौतियां और इस्लामिक स्टेट का आतंक ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से ओबामा को अपने संबोधन में कहना पड़ा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में दशकों से अस्थिरता बनी हुई है। आईएस और अल-कायदा दोनों दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं। हालांकि अमेरिका की विदेश नीति को लेकर ओबामा की आलोचना भी होती है, लेकिन ओबामा ने अपने संबोधन में इसे लेकर भी एक सकारात्मक तस्वीर पेश की और ईरान से हुआ समझौता और क्यूबा से राजनयिक संबंधों की बहाली को अपनी उपलब्धि बताया। ओबामा ने अपने बचे हुए कार्यकाल में इमिग्रेशन नीति, बंदूक नीति, समान मजदूरी, न्यूनतम वेतन और पेड लीव जैसे मुद्दे उठाने की बात करते हुए आपराधिक न्याय सुधार पर काम करने की भी बात कही। जनता की उम्मीदों पर ओबामा कितने खरे उतरे, ये आकलन अभी जोरों पर है, लेकिन 2015 के अंत में हुए CNN ORC पोल में पाया गया कि ओबामा की प्रसिद्धि 2008 के मुकाबले कम है। 75% अमेरिकी सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। 60% अमेरिकी आतंकवाद के खिलाफ ओबामा की लड़ाई से संतुष्ट नहीं है। हालांकि 50% ने विश्वास जताया कि ओबामा सरकार अमेरिका को आतंकवाद से बचा सकती है। 37% मानते हैं कि ओबामा देश में सकारात्मक बदलाव लाए, लेकिन इतने ही मानते हैं कि ओबामा के कार्यकाल में हालात और बदतर हुए हैं। 21% मानते हैं कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं अगर ओबामा के आखिरी संबोधन की बात करें तो 55% अमेरिकी दर्शकों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति हैं। नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, लेकिन विश्व भर में तेजी से बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में अमेरिका की विश्व शक्ति के रूप में साख बनाए रखना अगले राष्ट्रपति के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। खबरें यूरोप से। फ्रांस में नशीले पदार्थ गांजे से बनी एक दर्द निवारक दवा के परीक्षण के दौरान एक गंभीर दुर्घटना हुई है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति का ब्रेन डेड हो गया है और 5 अन्य को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। दवा का परीक्षण बायोट्रायल नाम की फ्रांस मूल की कंपनी कर रही थी। कंपनी का दावा है कि सारे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर परीक्षण किए जा रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तुर्की में आतंकी हमलों में लगातार इजाफा हो रहा है। गुरुवार को आतंकियों ने चिनार जिले के पुलिस मुख्यालय को कार बम से उड़ा दिया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 36 लोग घायल हो गए। प्रशासन विस्फोट के लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को जिम्मेदार मान रहा है। इससे पहले मंगलवार को इस्तांबुल में एक पर्यटक स्थल को निशाना बनाकर किए गए हमले में 10 लोगों की मौत हो गई थी।
फिल्मों की दुनिया से वास्तविक दुनिया का रुख करते हैं और आपको बताते हैं ऐसे देश के बारे में जिसके नाम से तो हम भली भांति वाकिफ हैं, लेकिन उसकी संस्कृति, रहन सहन के कितने ही अनछुए पहलू हैं जिनसे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम भूटान की। आइए जानते हैं आखिर भूटान क्यों है दुनिया का सबसे रहस्यमय देश। हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण देश भूटान। बलखाती झील, बादलों को छेड़ती वादियां, हरे भरे पेड़ पौधों पर बिखरे रंग बिरंगे फूल, यानी कुदरती खूबसूरती का नायाब नमूना। इस प्राकृतिक सुंदरता को चार चांद लगाती है यहाँ की अद्भुत संस्कृति, जिस पर बौद्ध विचारों का प्रभाव अहम है। अपनी अनूठी परंपराओं के लिए विशेष पहचान रखने वाले भूटान के लोग कभी दुखी नहीं होते। इसे दुनिया के सबसे खुशमिजाज लोगों का देश माना जाता है। दुनिया भर के देश जहां अपने विकास को जीडीपी से नापते हैं, भूटान इससे अलग ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को अपने विकास का पैमाना मानता है। वे दुख में भी खुशी ढूंढ ही लेते हैं। जिस डर, भय, निराशा और मौत से हम भागते हैं, वो इसी को अपना सच्चा दोस्त मानते हैं और इसे रोज याद करते हैं। भूटान के लोगों का पुनर्जन्म में पक्का यकीन है। इस विश्वास के मुताबिक मौत के बाद एक नई जिंदगी मिलती है, इसलिए मृत्यु पर शोक के बजाय खुशी को तरजीह दी जाती है। इसे जिंदगी का हिस्सा मानकर उसे खुशी से स्वीकार किया जाता है और यही हकीकत उनकी साधना का माध्यम होता है, जिसमें सुख, शांति और खुशी मिलती है। भूटान के लोग आम जिंदगी को भी आस्था के तौर पर जीते हैं। भूटान के कण-कण में शांति का एहसास होता है। न ही झोपड़पट्टी, न ही गंदगी का कहीं नामो निशान। सड़कों पर वाहनों के हॉर्न की आवाज भी आमतौर पर सुनाई नहीं पड़ती। मजेदार बात यह है कि पूरे देश में न तो कहीं ट्रैफिक सिग्नल है, न ही यातायात के लिए अलग से कोई पुलिस। भूटान में एक ही पुलिस है और वही सारे काम करती है। यहाँ तक कि राजा की सुरक्षा भी यही पुलिस करती है। भूटान की शांति प्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसकी अपनी अलग से कोई सेना नहीं है। भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। बस यही वो पहलू है जो उसे दुनिया का सबसे रहस्यमय देश बनाता है। जिंदगी यूं तो सबके लिए एक पहेली है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये पहेली कभी ना खत्म होने वाला दर्द बन जाती है। जैसे इंडोनेशिया की जेल में कैद मैरी जेन वेलोसो, जिनकी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन अब एक चमत्कार की तरह उन्हें मिल सकती है खुली हवा में जीने की आजादी। मौत आंखों के सामने थी। बंदूकों के तड़तड़ाने में महज कुछ ही घंटे बाकी थे, तभी फिलीपींस के अधिकारियों के सामने एक महिला पहुंची और उसने मैरी जेन वेलोसो को ड्रग्स पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने का दावा किया। आनन फानन में ये जानकारी इंडोनेशिया पहुंचाई गई और आखिरी पलों में वेलोसो की मौत की सज़ा टाल दी गई। ये किसी चमत्कार से कम ना था। लंबी उम्र की कामना करने के लिए उनके जन्मदिन पर जब बच्चे जेल पहुंचे तो मां की आंखों के सामने सलाखों के पीछे तक पहुंचने का मंजर तैर गया। 31 साल की वेलोसो की कहानी बेहद उतार चढ़ाव भरी है। गरीबी को मात देने के लिए किशोरावस्था में शादी रचा ली, लेकिन किस्मत ना बदली तो 2009 में दुबई चली गई और फिर एक घर में बाई का काम करने लगी। किस्मत ने यहाँ भी दगा दी। मालिक ही उन पर बुरी नज़र रखने लगा। बड़ी मुश्किल से इज्जत बचाकर स्वदेश वापस लौट आई। पेट की आग बुझाने के लिए इंडोनेशिया में एक फिलीपीनी महिला के यहाँ बाई का काम करने लगी। किस्मत का सितम देखिए, ये महिला एक ड्रग्स तस्कर निकली। पेट की आग बुझाने के बजाय पेट पर ही लात मार दी। इसी ने मलेशिया से इंडोनेशिया आते वक्त वेलोसो के सूटकेस में ड्रग्स छुपा दी। वेलोसो 2.5 किलोग्राम ड्रग्स के साथ एयरपोर्ट पर
गिरफ्तार कर ली गई। मुकदमा चला तो वो दोषी पाई गई। सजा का दिन भी मुकर्रर हो गया। साथ ही साथ फिलीपींस से लेकर इंडोनेशिया तक विलोसो को बचाने का अभियान छिड़ गया। सोशल मीडिया पर मैं माफी के साथ हूं का ट्रेंड चलने लगा। इस बीच महिला सामने आई और विलोसो को बेगुनाह बताया। सरहदों और कानून की जकड़नों के बीच विलोसो की जिंदगी सलाखों के पीछे उलझी हुई है। फिलीपींस को अभी भी ये साबित करना है कि विलोसो कबूतरबाजी का शिकार हुई है। जब तक साबित नहीं हो जाता, विलोसो पर मौत का बादल मंडराता रहेगा। लेकिन सांस के साथ आस बाकी है खुली फजा में सांस लेने की। सच है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। कहने को तो एक छोटा सा लफ्ज है, पर जीने के बहुत काम आती है ये उम्मीद। खबर दुनिया के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। और अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं लंदन में आयोजित हुए लाइट फेस्टिवल की रोचक झलकियों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।